प्यारे छात्रों, मैं आशीष शुक्लध्येय NTCP कंपटीशन सेंटर शाहजहाँपुर से भारतीय भूगोल का पार्ट नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। पिछले पार्ट से क्रमशः आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार में नंबर 1 आता है मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य लावा निर्मित वर्तमान में काली मिट्टी का संप्राय इस पठार पर उर्मिल मैदान मिलते हैं, जिनको हम रोलिंग प्लेन्स के नाम से जानते हैं। ये भारत का सर्वाधिक गली अपर्दित क्षेत्र है। बुंदेलखंड या बघेलखंड का पठार एक ग्वालियर पठार तथा विंध्याचल श्रेणी के मध्य स्थित है। इसकी रचना प्राचीन बुंदेलखंड नीच से हुई है। चंबल नदी द्वारा बने महाखंडों के कारण ये ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार, इसकी उत्तरी सीमा राजमहल पहाड़ी है, जबकि दक्षिणी सीमा महानदी है। इसका अग्र गंभीर पठार है। हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार, रांची का पठार इसी पठार के हिस्से हैं। खनिज संसाधन की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। रूर जर्मनी में एक स्थान है जो खनिजों का भंडार कहलाता है। अतः भारत में खनिजों का सर्वाधिक भंडार होने के कारण हम सभी छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहते हैं। मेघालय का पठार मूलतः ये दक्कन के पठार का पूर्वी हिस्सा ही है, जिसे प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता था। मालदा ट्रैप द्वारा भारतीय प्रायद्वीप से इसे पृथक किया गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर मेघालय के पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं। क्रिटेशियस युग में दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है, जो बेसाल्ट निर्मित लावा का निर्माण है। इसके उत्तरी भाग में महाराष्ट्र का पठार, महानदी बेसिन एवं दंडकारण्य है, जबकि दक्षिणी भाग में कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार और तमिलनाडु का पठार है। महाराष्ट्र का पठार कोंकण तथा सह्याद्री को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र में विस्तृत है। दक्कन ट्रैप की चट्टानों से बना हुआ है। महानदी बेसिन में छत्तीसगढ़ का मैदान है। कोयला क्षेत्र कोरबा जो है वो इसी में स्थित है। दक्षिणी सीमा पर डल्ली राजहरा की पहाड़ी हैं। दंडकारण्य का पठार, इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तक विस्तृत है। एक तरंगित पठार है। कर्नाटक का पठार कर्नाटक तथा केरल में है। दक्षिण भाग को मैसूर का पठार कहते हैं। मतलब कर्नाटक के पठार का दक्षिणी भाग मैसूर का पठार कहलाता है। तेलंगाना का पठार आंध्र प्रदेश के आंतरिक भागों में उत्तरी हिस्सा इसका पठारी है, जबकि दक्षिणी हिस्सा इसका उर्मिल है। गोदावरी नदी इस तेलंगाना के पठार को 2 भागों में बांटती है। तमिलनाडु के पठार की बात कर रहा हूँ, तब दक्षिणी सह्याद्री तथा तमिलनाडु के तटीय मैदानों के मध्य स्थित है। ये 2 इकाइयों में बांटा जाता है। यहाँ पे तमिलनाडु की पहाड़ियाँ, नंबर 2 कोयम्बटूर, मदुरै और उच्चभूमि। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की कुछ पहाड़ियों की, जैसे हरिश्चंद्र श्रेणी, कालसुबई महाराष्ट्र में, कुद्रेमुख, पुष्पगिरी कर्नाटक में, सेवराय जवादी तमिलनाडु में, गढ़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में, रामगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, डालमा की पहाड़ियाँ झारखंड में, इस तरीके से विस्तृत हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान को लेकर। इसकी अवस्थिति की यदि बात की जाए तो हिमालय पर्वत श्रेणी और प्रायद्वीपीय भारत के बीच स्थित है, जिसका निर्माण प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली नदियों के निक्षेप से हुआ है। नंबर 1 भाबर प्रदेश शिवालिक के गिरपदों में सिंधु व तीस्ता नदियों के बीच विस्तृत है। इसका निर्माण हिमालय से नीचे उतरती हुई नदियों द्वारा लाई गई बजरी, जिसके तहत कंकड़ और पत्थर के निक्षेप हैं, से इसका निर्माण हुआ है। भाबर प्रदेश को शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहते हैं। ये प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। नंबर 2 तराई प्रदेश, ये भावर के दक्षिण में है।
यहाँ महीन रेत और चिकनी मिट्टी का निक्षेप मिलता है। भाबर प्रदेश की लुप्त नदियाँ तराई प्रदेश में पुनः प्रकट होती हैं। समतल होने के कारण नदियों का पानी इधर उधर फैलकर दलदल का निर्माण करता है। इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। नंबर 3 बांगर प्रदेश प्राचीन जलोढ़ से निर्मित उच्च भूभाग है। बाढ़ का पानी इस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाता है। इसका विस्तार 2 नदियों के बीच है, इसीलिए इसको दोआब क्षेत्र भी कहते हैं। मुख्यतः गंगा यमुना का दोआब, सतलज का मैदान आदि हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं खादर की। अपेक्षाकृत नीचा है, बाढ़ का मैदान या कछारी मैदान भी कहते हैं। बाढ़ का पानी यहाँ प्रतिवर्ष पहुँचता है। यहाँ की मिट्टी नवीन जलोढ़ संग होती है। उत्तर प्रदेश से सटे प्रदेशों में खादर, पंजाब में बेट भूमिगत जल के उत्तम संग्राहक हैं। प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो नंबर 1 पंजाब का मैदान। ये पंजाब और हरियाणा में विस्तृत है। मुख्यतः वांगर से निर्मित है। नदियों के किनारे खादर भूमि भी पाई जाती है, जिसे बेट कहते हैं। विशिष्ट लक्षणों में यहाँ पे पंच दोआब हैं। नंबर 1 विष्ट, ये व्यास और सतलज के बीच है। बारी, ये व्यास और रावी के बीच है। रचना, ये रावी और चिनाव के बीच है। चाज, ये चिनाव और झेलम के बीच है। सिंध सागर दोआब में झेलम, चिनाब एवं सिंधु का क्षेत्र आता है। नंबर 2 राजस्थान का मैदान, ये अरावली के पश्चिम से भारत पाक सीमा तक विस्तृत है। मरुस्थलीय वांगर क्षेत्र बालू के टीलों की प्रधानता है। यहाँ की प्रमुख नदी लूनी है। गंगा का मैदान, इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है। इसके पश्चिमी भाग में रोहेलखंड का मैदान, पूर्वी भाग में अवध का मैदान आता है। इसे मुख्यतः 3 भागों में भी विभाजित किया गया है। ऊपरी गंगा का मैदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार तथा निम्न गंगा का मैदान बंगाल में स्थित है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र के मैदान को असम घाटी भी कहते हैं। ये हिमालय पर्वत एवं मेघालय पठार के बीच विस्तृत है। मिट्टी में जमाव के कारण कई द्वीपों का यहाँ पे निर्माण हुआ है, जैसे माजुली द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नंबर 4 हमारा तटीय मैदान आता है। विस्तार इसका भारत की प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी तथा समुद्र तट के बीच है। नंबर 1 पश्चिमी तटीय मैदान, ये कच्ची की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है, जिसे 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 गुजरात का मैदान, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र है। ये सौराष्ट्र से सूरत तक विस्तृत है। सर क्रीक, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी इसी तट पर स्थित है। कोंकण का मैदान, ये दमन से गोवा के बीच है। कन्नड़ तट का मैदान, ये गोवा से मंगलोर के बीच है। मालाबार का मैदान, ये मंगलोर से कन्याकुमारी तक है। इसके तट पर मोनोजाइट, थोरियम जैसे खनिज पाए जाते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य है। ये अभिनव एवं टर्शीय जलोढ़ से निर्मित है। इसका पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 उड़ीसा या उत्कल का मैदान, ये गंगा के डेल्टा से कृष्णा के डेल्टा तक विस्तृत है। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। काकीनाडा तट आंध्र का मैदान पुलिकट झील से बेरहामपुर के मध्य स्थित है। इसका निर्माण कृष्णा गोदावरी के डेल्टाओं से निर्मित हुआ। कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से पुलिकट झील तक है। कृष्णा डेल्टा और केप कोमरून के मध्य है। पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान का विभाजक नागरकोइल एवं कन्याकुमारी कटक तक है। भारतीय द्वीप समूह पर चर्चा की जाती है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है और अरब सागर में लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है जिसकी सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है। ये अंडमान के उत्तरी भाग में है, जबकि निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थूलियर है। सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पे बैरन द्वीप है, जबकि सुषुप्त ज्वालामुखी यहाँ पे नारकोंडम है। डंकन पास, डंकन दर्रा, ये दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट, जिसे इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, ये ग्रेट निकोबार के पास स्थित है। कोको द्वीप म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। मध्य अंडमान में सबसे ऊंचा शिखर माउंट डिओवेली, दक्षिणी अंडमान में सबसे ऊंचा शिखर माउंट कोयोबो। अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या लगभग 222 है, जबकि द्वीपों एवं टापुओं की कुल संख्या 572 है। लक्षद्वीप समूह की बात करते हैं। अंतःसागरीय घटक के ऊपर प्रवाल के निक्षेप से निर्मित है।
यहाँ का सबसे उत्तरी द्वीप समूह अमीना द्वीप है। सबसे दक्षिणी द्वीप समूह मिनिकॉय है, जो 9 डिग्री चैनल द्वारा उत्तर के अन्य द्वीपों से अलग होता है। यहाँ कुल 36 द्वीप हैं, जिसमें सिर्फ 10 द्वीपों पर ही मानव अधिवास है। यहाँ का अगाती हवाई अड्डा है। यहाँ का एंड्रोट सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ स्थित पिट्टी को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। कुछ अन्य द्वीपों में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट झील के अग्रभाग में है, पम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में है, रामेश्वरम द्वीप के पास में है। व्हीलर द्वीप, जिसका अब नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है, ये उड़ीसा के तट पर है, महानदी ब्राह्मणी के मुहाने पर है। न्यूमूर द्वीप, ये बंगाल की खाड़ी तथा बांग्लादेश में है। सालसेट द्वीप, ये मुंबई में है। मुंबई और थाड़े शहर इसी पर बसे हुए हैं। खादिया बेट, अलिया बेट नर्मदा ताप्ती मुहाने पर स्थित हैं। एलिफेंटा द्वीप मुंबई के पास में है। छात्रों, एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में है, जबकि एलिफेंटा द्वीप मुंबई के पास है। बिलिंगटन द्वीप केरल में है। वेयंत सयोधर द्वीप कच्छ की खाड़ी में है। पिरम द्वीप कच्छ की खंभात की खाड़ी में है। द्वारका अरब सागर तट पे है, और द्वीप जो है वो आपका काठियावाड़ तट पर है। अब हम लोग बात करते हैं भारत की घाटियों की। मूर्खा घाटी लद्दाख में है। नुब्रा घाटी जम्मू कश्मीर में है। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश, किन्नौर घाटी हिमाचल में है। ये सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सांगला घाटी हिमाचल में है। चंबा घाटी हिमाचल में है। कांगड़ा घाटी हिमाचल में है, जबकि कंबम घाटी तमिलनाडु में है। कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल के बीच है। मालना घाटी ये भी हिमाचल में है, इसे छोटा यूनान की संज्ञा दी गई है। स्पीति घाटी ये भी हिमाचल में है, ये बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में। जोहार घाटी उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, जबकि जुकू घाटी नागालैंड में है। युथांग घाटी सिक्किम में है, इसे हॉट स्प्रिंग की संज्ञा दी गई है। अराकू घाटी विशाखापट्टनम में है। शांत घाटी केरल में है। कुंती नदी शांत घाटी में ही प्रवाहित होती है। भारत के प्रमुख हिमनद की यदि हम लोग बात करें तो भारत के प्रमुख हिमनदों में सियाचिन ये सबसे लंबा है। कराकोरम, बियाफो, हिस्पार, वाल्टोरा, चोंगो लुंगमा सभी कराकोरम में स्थित हैं। गंगोत्री मिलाम उत्तराखंड में है। मिलाम हिमनद से शारदा नदी निकलती है। रिमो पुनमाह कश्मीर में है। जेमू सिक्किम में है। रूपल कश्मीर में है। चौराबाड़ी ग्लेशियर जो उत्तराखंड में है, जहाँ रुद्रप्रयाग स्थित है। भारत के अपवाह तंत्र की अब हम लोग बात कर रहे हैं। भारत का अपवाह तंत्र, पूर्ववर्ती अपवाह, ऐसी नदियाँ जो हिमालय के उत्थान के पहले से उस स्थान पर बहती थीं और हिमालय के उत्थान के कारण उन नदियों ने गहरे खड्डे एवं गार्ज काटकर अपनी दिशा दक्षिण की ओर मोड़ ली हो, पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं। जैसे सिंधु, सतलज, गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत में पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण हैं। अनुवर्ती नदियाँ, जो नदियाँ किसी क्षेत्र के ढलान के अनुसार बहती हैं, अनुवर्ती नदियाँ कहलाती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि। परवर्ती नदियाँ, किसी प्रमुख नदी की मुख्य सहायक नदी को परवर्ती नदी कहते हैं, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, सोन आदि। हिमालय का अपवाह क्षेत्र, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र जो है वो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमाईडुंग ग्लेशियर बोखरचू हिमानी से होता है। हिमालय पर्वत को काटकर दमचौक के निकट ये भारत में प्रवेश करती है। नंगा पर्वत के ऊपर बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर सबसे गहरे गाज का निर्माण यह नदी करती है। लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। चिल्लास के निकट ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में सतलज, व्यास, रावी, चिनाव, झेलम, इन्हीं 5 नदियों को पंचनद कहा जाता है, जो पंजाब में आती भी हैं। ये पांचों नदियाँ मीठन कोट के पास सिंध की मुख्य धारा में मिलती हैं। सिंध में दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में श्योक, काबुल,
कुर्रम, तोची, गिलगित हैं। सिंधु नदी कराची के पूर्व अरब सागर में गिर जाती है। सिंध की सहायक नदियों में झेलम, जिसका उद्गम वेरीनांग के निकट शेषनाग झील से हुआ है। आपको बता दें कि वेरीनाग और शेषनाग दोनों झीलें हैं जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर के पास बूलर झील से प्रवाहित होती हैं। पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाव नदी से मिल जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी किशन गंगा है। चिनाब ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंद्रा प्लस भागा दो सरिताओं के मिलने से इस नदी का निर्माण होता है। लाहौल में बड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलती हैं। केलांग के निकट तंडी में जाकर के मिल जाती हैं। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास से हुआ है। ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चिनाव की ये सहायक नदी है। धौलाधार पीर पंजाल श्रेणियों के बीच अपना जल बहाकर ले जाने वाली नदी ही रावी है। व्यास नदी की सहायक नदियों में पार्वती और तीर्थन है। इसका उद्गम रोहतांग के निकट व्यास कुंड से हुआ है। हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में जाकर के पंजाब में मिल जाती है, जहां हरिके बैराज बनता है सतलज और व्यास नदी के संगम पर। यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है। सतलज का उद्गम मानसरोवर के निकट राकस्ताल से हुआ है। सिपकीला दर्रे हिमाचल से ये भारत में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियों में ब्यास, स्पीति, बसपा, जिसमें मुख्य सहायक नदी स्पीति है। सतलज नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। गंगा नदी तंत्र की बात कर रहे हैं। गंगा नदी, जिसे संपूर्ण देश में पतित पावनी माँ गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से हुआ है। यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड, जहाँ देवप्रयाग और भागीरथी के मिलने से, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से रुद्रप्रयाग, पिंडार और अलकनंदा के मिलने से कर्णप्रयाग, धौली गंगा एवं विष्णु गंगा के मिलने से, धौली गंगा एवं अलकनंदा के मिलने से विष्णुप्रयाग का निर्माण होता है। ध्यान रहे, अलकनंदा का उद्गम सतोपंथ हिमानी से हुआ है। गंगा हरिद्वार के निकट पहाड़ों से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। गंगा की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल पहुंचने पर ये दो वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। नंबर 1 भागीरथी, नंबर 2 हुगली। जहां से बांग्लादेश जाने वाली इसकी जो वितरिका है वो भागीरथी है। बांग्लादेश में गंगा पद्मा नाम से जानी जाती है। गोलुंडो के पास यमुना ब्रह्मपुत्र, जिसे कहा जाता है, पद्मा से मिलती है। इसकी संयुक्त धारा पद्मा नाम से। चांदपुर के पास मेघना इसमें मिलती है। मेघना नाम से ही बंगाल की खाड़ी में घिर जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ये भारत के बंगाल राज्य में स्थित है। गंगा की सहायक नदियों में नंबर 1 यमुना। ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम बंदरपूंछ श्रेणी पर यमुनोत्री हिमालय से हुआ है। प्रयागराज में गंगा में मिलती है। टोंस ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना के दाहिने तट पर मिलने वाली नदियों में चंबल, केन, सिंध, बेतवा आती हैं। यमुना के बाएं तट पर मिलने वाली नदियों में टोंस, हिंडन, करेन, सेंगर, रिहंद आदि हैं। चंबल नदी ये मध्य प्रदेश के मालवा पठार पर स्थित महू के निकट से निकलती है, जो जाना पाव पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। अपने उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें बीहड़ कहते हैं, अर्थात चंबल नदी बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इसके सहायक नदियों में काली सिंध, बनास, छिप्रा, खारी आदि हैं। केन नदी मध्य प्रदेश के सीमेंट क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध सतना जिले की कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। यह बांदा के निकट यमुना में जाकर मिल जाती है। कर्मनासा नदी का उद्गम कैमूर श्रृंखला मिर्ज़ापुर से होता है। चौसा के निकट गंगा के दाहिने तट पर मिलती हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती हैं। पुनपुन नदी ये मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है। पटना के नज़दीक गंगा से मिलती है। सोन नदी इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है, जो मैकाल पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। पटना के समीप गंगा से जाकर के मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, कन्हार आदि नदियाँ हैं। दामोदर नदी, जिसे बंगाल का अशोक कहते हैं, इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से हुआ है।
ये भ्रंश घाटी से बहती है। हुगली नदी इस नदी में जाकर मिल जाती है। दामोदर नदी की सहायक नदियों में कोनार, जामुनिया, बराकर आदि नदियाँ हैं। रामगंगा, इस नदी का उद्गम नैनीताल के निकट से हुआ है। ये कन्नौज के पास उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से मिलती है। इसकी सहायक नदियों में खोन आती है। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुलहेर झील से हुआ है। ये गाजीपुर के निकट गंगा से मिल जाती है। घाघरा नदी का उद्गम मापचाचुंग हिमनद जो तिब्बत के पठार पर है से हुआ है। ये छपरा के निकट गंगा से मिल जाती है। इसके सहायक नदियों में राप्ती और शारदा आदि हैं। शारदा नदी का उद्गम मिलाम हिमानी नेपाल हिमालय से हुआ है। ये भारत नेपाल सीमा पर काली गंगा के नाम से जानी जाती है। उत्तर प्रदेश में घाघरा से मिलने पर इसे चौक कहा जाता है। देवरिया जिले में बाराबंकी के पास घाघरा में जाकर के शारदा नदी मिल जाती है। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से हुआ है। पटना के पास सोनपुर में ये गंगा से मिल जाती है। कोशी नदी ये नेपाल में 7 नदी धाराओं के मिलने से उद्गमित होती है। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। हिमालय के उत्तर गोसाई थान चोटी से इसका मुख्य उद्गम भी माना जाता है। बिहार में काढ़ा गोला नामक स्थान पर एक गंगा नदी से मिलती है। सर्वाधिक पथ परिवर्तन के लिए विख्यात है, अर्थात सर्वाधिक अपना मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कोसी नदी है। इतना ही नहीं, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र और महानंदा हैं। गंगा में बाएं तट पर मिलने वाली सबसे अंत में जो नदी है वो महानंदा है और ये पश्चिम बंगाल में मिलती है। गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली सहायक नदियों में यमुना, टोंस, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन आदि हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी की हिमानी से यानी चेमांग हिमनद से हुआ है। तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से इसे जाना जाता है। नामचा बारवा के निकट हिमालय को काटते हुए गहरे गाज का निर्माण करती है। शियांग फिर दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। बाएं तट पर ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने वाली नदियों में दिवांग, लोहित, धनसिरी, कलांग, बूढ़ी, दिहांग आदि हैं। दाएं तट पर मिलने वाली नदियों में सुबनसिरी ये सबसे बड़ी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की। कामेंग, मानस, संकोश, कपिली आदि नदियाँ हैं। मानस नदी भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। धुबरी गोलपाड़ा के निकट बांग्लादेश में प्रवेश करती है। संकोश नदी असम एवं पश्चिम बंगाल के भी सीमा भी बनाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है, जहां तीस्ता नदी जमुना में मिलती है और आगे चलकर ये नदी गंगा नदी में मिल जाती है, जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम में स्थित चुलामू झील से हुआ है। इसकी सहायक नदियों में रंगीत, रंगपो और लाचुंग आदि नदियां आती हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में काफ़ी प्राचीन है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में गोदावरी नदी ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम नासिक की पहाड़ियों से त्र्यंबकम नामक स्थान से हुआ है। इसका जल प्रवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक तक विस्तृत है। महाराष्ट्र में इसका सर्वाधिक जल प्रवाह क्षेत्र माना जाता है। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियों में प्राणहिता, दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, मंजीरा, बेनगंगा, इंद्रावती आदि है। कृष्णा नदी ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम महाबलेश्वर पश्चिमी घाट से हुआ है। इसका अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र एवं कर्नाटक में विस्तृत है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में तुंगभद्रा और भीमा हैं। अन्य सहायक नदियों में कोयना, येरला, वरुणा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा और मूसी हैं। ध्यान रहे, मूसी नदी के किनारे ही तेलंगाना की वर्तमान राजधानी हैदराबाद बसा हुआ है। डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी गिरती है। इसका डेल्टा गोदावरी के डेल्टा से जाकर मिल जाता है। महानदी की यदि हम लोग बात करें तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में सिहा पहाड़ी से हुआ है। उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों में शिवनाथ, हसदो, मंड, जोक, तेल आदि हैं।
ब्रह्माणी नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से हुआ है। वैतरणी नदी का उद्गम उड़ीसा के क्योंझर पठार से हुआ है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से हुआ। ब्रह्माणी वैतरणी उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि स्वर्णरेखा नदी पश्चिम बंगाल से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक में हुआ है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि है। इसकी सहायक नदियों में बाएं तट पर हेरंगी, हेमावती, सिमसा, अक्रावती, जबकि दाएं तट पर लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती आदि नदियाँ मिलती हैं। दो नदी द्वीपों का निर्माण श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम कावेरी नदी करती है। पेन्नार का उद्गम कर्नाटक की नंदीदुर्ग पहाड़ी से हुआ है। इसका अपवाह कृष्णा तथा कावेरी नदी के मध्य है। बैगाई नदी का उद्गम बरसानत पहाड़ी तमिलनाडु से हुआ है। ये पाक की खाड़ी में गिरती है। ताम्रपर्णी नदी का उद्गम अगस्तमलाई तमिलनाडु से हुआ है। ये मन्नार की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो इस प्रकार से ऑडियो कहीं हमारा लंबा ना हो जाए, इसलिए अब अगला पार्ट अगले ऑडियो में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।